एवरीवन, वेलकम टू द अकाउंट्स गुरु चैनल। सो बच्चों, सारे चैप्टर्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, चाहे वो आईईडी के थे, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे। सारी यूनिट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। थ्योरेटिकली हम लोग रेडी हैं अपने एग्जाम को देने के लिए। बट अब आती है कुछ प्रैक्टिकल वर्क करने की, कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो यहाँ मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स लेकर आई हूँ, और अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को करके जाते हैं सो डेफिनेटली जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, आप उनको आंसर कर पाएंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग भी अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए और साथ साथ आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। फॉर्मूलाज आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इनकम मैथड, प्रोडक्शन मैथड, हमारे एक्सपेंडिचर मैथड, इन तीनों ही मैथड्स के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो हम बस यहाँ पर हमारा जो फोकस होगा वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे होगा। तो अगर अभी भी आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो जाके पहले फॉर्मूलाज लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की सॉल्विंग पर आएंगे। ठीक है, तो चलो देखो, हमारे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर हम पहले नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, और जब आपने तीनों ही मेथड के न्यूमेरिकल्स के जो आपने फॉर्मूलाज देखे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स वाला जो टॉपिक है वो आपने कौन से मेथड में देखा। हमने सेल्स देखा था वैल्यू एडेड मेथड में। अब अगर आपको नहीं समझ में आता कि शुरुआत कहाँ से हो, आपने तो यहाँ पर हमें सीधे ही सेल्स पूछ लिया है, और अगर मैं वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूलाज की बात करूँ तो पहला स्टेप होता है वहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना, और वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर ही आपने देखा होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हमने तो आपसे ये पहली चीज़ ही पूछ ली है। अब इस पहली चीज़ को निकालने के लिए आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट भी होना चाहिए और चेंज इन स्टॉक भी होना चाहिए। तो लेट्स सी कि क्या हमारे पास वो दोनों चीज़ें हैं। अब मेरे पास यहाँ पे सब्सिडीज़ हैं, चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, प्रॉफिट है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दे रखी हैं। अब सेल्स कैसे निकाली जाएगी? जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपको एक काम करना है, आपको जितने भी स्टेप्स पता है ना उस पर्टिकुलर मेथड के, वो स्टेप्स आप एक बार लिख लो। जैसे कि मैंने पहला स्टेप लिख दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब दूसरा आपका इसके अंदर क्या स्टेप होता है? दूसरा स्टेप होता है हमारा वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड कैसे निकलता है कि जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देते हैं तो वैल्यू एडेड आ जाता है, और इसी वैल्यू एडेड को आप GVAMP कहते हैं। ठीक है, अब यहीं से हम लोग लिंक बनाएंगे कि क्या इससे रिलेटेड कोई चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मुझे किसी तरीके से GVAMP मिल जाए तो बात बन सकती है। तो ठीक है, NVAFC का हम यहाँ पर NVFC का इस्तेमाल करते हैं। अब NVFC का कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपको 3 कन्वर्जन पता होंगे कि अगर हमें, ये पहला होता है नेट, अगर हमें नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, और VA आपका सेम हो गया। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस यानी कि FC को MP में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं प्लस NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब वैल्यूज पुट करते हैं। GVAMP तो हम निकालना ही चाहते हैं, NVFC हमें क्वेश्चन के अंदर 2000 गिवन है। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो डेप्रिसिएशन आपका ये रहा, ये जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है इसे ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं, और ये डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना दे रखा है, 700 प्लस NIT अगर डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे यहाँ कहीं पे भी NIT दिख नहीं रहा है, तो उसके अंदर का जो फॉर्मूला है फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडीज। अब IT माइनस सब्सिडीज भी देखूं तो मेरे पास IT तो नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स तो नहीं है। अब यहाँ बच्चा करता है ब्लंडर। अब ब्लंडर क्या होता है कि IT नहीं है, सब्सिडीज है NIT, तो प्लस करके लिख देगा अब यहाँ पे सब्सिडीज को। बट आपको प्रॉपर उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। NIT का फॉर्मूला होता है IT माइनस सब्सिडी। अब क्योंकि आपको IT नहीं दे रखा तो आपको इसको 0 यहाँ लिखना है, और सब्सिडीज कितनी है आपके पास, 200, तो ये -200 लिखेंगे। और बच्चा क्या करता है कि जो IT तो दे नहीं रखा, सब्सिडीज दे रखा है, NIT को प्लस करना होता है तो प्लस 200 वो लिख कर आ जाएंगे। करते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे गलती, इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, 2000 प्लस 700, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 200, तो 2000 प्लस 500, 2000 प्लस 500, तो आपका आंसर आ गया इसका 2500। तो
तो GVAMP आपको मिल चुका है 2500 का, ठीक है। अब 2500 का GVAMP मिला तो उसको हम यहाँ पर अब अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, GVAMP आपका ऑलरेडी 2500 आ चुका है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं पता कि कितना है, बट इंटरमीडिएट कंजप्शन तो है आपके पास। कितने का इंटरमीडिएट कंजप्शन है आपके पास? 3000 का, तो यहाँ पे लिखा आपने 3000। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का आ गया आपका? 3000 उधर चला जाएगा, तो 5500 का आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इतना हमने कर लिया। बस अब कहानी कितनी सी रह गई है कि आप यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू लिखेंगे और चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ, ये यहाँ पे कर देते हैं। चलो मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? अब आपको यहाँ पे करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आया आपके पास 5000, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास आया 5500 का। सेल्स तो हमें निकालनी ही है। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी कि 600 माइनस 100 विच मीन्स 500। तो आपके पास सेल्स आ चुकी हैं ₹5000, और जो भी आपको वहाँ पर डिनोमिनेशन दे रखा हो, सपोज जैसे यहाँ पे लाख लिखा है या करोड़ लिखा है, फिलहाल हमारे में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो वो आपको यहाँ पर लिख कर आना है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व किया। पहले सारे एक बार फॉर्मूला लिख लिया करो, उससे आपको बेस मिल जाता है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो उससे आप बहुत ईजिली क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट GNP एट NP। ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं कंपोनेंट्स देखूँ तो मुझे यहाँ पर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है, इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, डिविडेंड, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो हमने इनकम मेथड में पढ़े हैं। अब इनकम मेथड की अगर मैं बात करूं, इनकम मेथड का फर्स्ट स्टेप आपको देता है NDPFC, जिसको आप डोमेस्टिक इनकम कहते हो, ठीक है। और NDPFC का फॉर्मूला क्या होता है? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। यहाँ से हमें NDPFC मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि हर मेथड आपको कौन सा कंपोनेंट देता है निकालना, लेकिन हमें GNP NP है। अरे आप NDPFC निकाल लो, फिर उसे कन्वर्ट तो हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, तो इसको बेस बनाते हैं। अब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर मैं ढूंढूं तो मुझे ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, बट ये बात हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है। यहाँ आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। अब अगर रेंट की बात करूं तो देखो रेंट आपको क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, कितने का है? 700 का है। इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितने का है? 500 का है। प्रॉफिट अगर आप देखें तो प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है आपको कितने का? 800 का। अब माइंड में एक कंफ्यूजन अराइज हो रहा होगा कि मैम डिविडेंड भी दे रखा है, डिविडेंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो क्या वो नहीं लिखेंगे हम उसके अंदर? अब बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको मेन कंपोनेंट गिवन है, अब जैसे कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस, सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आता है। अब यहाँ पर जब मुझे उन्होंने ऑलरेडी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया तो मैंने अलग से एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा, क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। इन द सेम वे, क्योंकि मुझे प्रॉफिट ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर और डिविडेंड उस प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो अलग से मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको अलग से नहीं लिखा है। तो रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रॉयल्टी हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है, मिक्स्ड इनकम दे रखी है फिर 1500 की। तो इसको टोटल करते हैं आप, 2700 और 5 32 32 4000 5500, ओके। तो ये हमारा आ रहा है 5500। ये आ रहा है हमारा 5500। अब हमें क्या निकालना है? हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें चाहिए GNP/MP। ऑलरेडी हमारे पास NDPFC आ चुका है, तो लेट्स कन्वर्ट इट। नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NIT। ये कन्वर्जन ज़रूर आना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले NDPFC कितना है हमारे पास? 5500 प्लस डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है? अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये है हमारे पास 100,
NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ज़रा देखें ज़रा, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहाँ पर भी एक चीज़ समझने वाली है, जहाँ पर फिर से बच्चा गलती करके आता है एग्जाम में। मैंने जब यहाँ पर आपको NFIA बोला तो मैं बार बार बोल रही हूँ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम, ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब भी टू दे रखा होगा तो अगर यहाँ पर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आप उसको यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि टू का मतलब है कि आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको समझनी है, इसीलिए ऐसे तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने डाले हैं कि ये जो मिस्टेक होती है एग्जाम में आपको पता हो कि उसको कैसे आपको ठीक करना है, ठीक है। तो NFI हो गया। अब NIT के लिए आपको चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रहे आपके पास NIT क्लियरली, ये हो गए 250 के। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर 5700, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को ध्यान से देखिएगा कि आपने क्या चीज़ ऐड और क्या चीज़ आपने लेस करी है, ठीक है। तो ये 5700 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट FC। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट FC हम लोग सिर्फ निकालते हैं वैल्यू एडेड मैथड से, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बोला गया है कि आपको निकालना है GVA-FC, तो GVA-FC को आप GDP-FC भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको सेल्स दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, रेंट दे रखा है, वैल्यू एडेड के सारे कंपोनेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जितनी बार भी क्वेश्चन सॉल्व करो फॉर्मूला लिखो, याद हो जाएंगे। अब सेल्स कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 8000 की सेल्स है। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक भी क्लियरली आपको गिवन है 100 का, तो ये निकल कर आ गया आपका 8900। आपको चाहिए GVA-FC, लेकिन आप यहाँ से निकालते हो क्या, GVA-MP। तो अगर आपको FC निकालना है तो आपको पता है कि MP को FC में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कन्फ्यूजन होती है तो कोई बात नहीं, जैसा आपको पता है पहले वैसे ही कैलकुलेट कर लो। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि सॉरी यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ये 8100 है, ठीक है, हो गया था गलती से। 8100 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है हमारे पास 5500, तो इसको जरा माइनस करते हैं हम लोग, तो ये आ गया हमारे पास 2600। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें रिक्वायरमेंट है GVA-FC की। आप GDP-MP ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सब कुछ सेम है। GDP-MP बोलूँ या GAV-MP बोलूँ, बात एक ही होती है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ MP को FC में कन्वर्ट करना है बाय डिडक्टिंग NIT फ्रॉम इट। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2600 माइनस NIT कितना है आपके पास, NIT के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है भाई, तो IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी देखेंगे तो IT नहीं है, सब्सिडीज दे रखी हैं सिर्फ 200 की। चलो जी फिर से अप्लाई करते हैं, 0 माइनस 200। अब यहाँ पे हो गया ये 2600 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 200, तो ये हो गया आपका 2800, ठीक है, सिंपल सा था। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का कंपोनेंट क्या होता है, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं। तो नेशनल इनकम हम लोग किसको बोलते हैं भाई, बताओ, हम बोलते हैं NNP-FC को हम लोग यहाँ पर नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखें ज़रा क्या क्या गिवन है। नेट एक्सपोर्ट्स है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, रेंट है, डिविडेंड है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब इनकम मेथड के कंपोनेंट्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वहीं से बेस बनेगा। सबसे पहले निकालेंगे हम NDP-FC, कैसे, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब क्या आपके पास कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन है, हमारे पास कितने का है, 6000 का है। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन है, नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन नहीं है, उसके कंपोनेंट्स गिवन है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर रेंट है, रेंट कितने का है, 400 का है। इंटरेस्ट कितने का है हमारे पास यहाँ पे, ये रहा 500 का। प्रॉफिट्स कितने के गिवन है हमारे पास यहाँ पे, प्रॉफिट्स हैं 800। और क्या रॉयल्टी है आपके पास क्वेश्चन में, देखो ज़रा, रॉयल्टी नहीं है, तो दैट मीन्स मिक्स्ड इनकम लिखेंगे अब डायरेक्टली। और मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में दे रखी है, देखो भाई मिक्स्ड इनकम कहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर बार आपको सारी चीज़ें गिवन हो, तो मिक्स्ड इनकम की जगह हमने लिख दिया 0। अब कितना बचा हमारे पास, ये 6400, 500, 6900,
6,900 और 800 7,700, तो ये निकल कर आया आपका 7,700, बट ये तो NDPFC निकला। हमें तो निकालना है NNPFC, और ऑलरेडी NDPFC निकाल चुके हो। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो नंबर मिलेंगे। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ पे डायरेक्टली NNPFC भी निकाल सकते हो, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि स्टेप बाय स्टेप करो, क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी स्टेप में मिस्टेक कर देते हैं। एक साथ करोगे पूरे में आपने मिस्टेक कर दी, बट वहीं पे अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जितने स्टेप्स आपके करेक्ट होंगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। तो एक एक करके करोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। अब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस NFIA, तो यहाँ पर 7,700 प्लस NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो यहाँ पे फिर से ये बात आ गई है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू अब्रॉड दे रखा है, -80 लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको +80 ही लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 7,780, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द डोमेस्टिक इनकम एंड द कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट, अगर नेशनल इनकम NNPFC है तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है NDPFC। ठीक है, तो अब ज़रा देख लें कि इसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम है, नेट एक्सपोर्ट्स है, NIT है, रेंट एंड रॉयल्टी है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट टैक्स, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डिविडेंड्स, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम है। अब उन्होंने हमसे डोमेस्टिक इनकम पूछी है। डोमेस्टिक इनकम NDPFC है और हमें पता है कि इनकम मेथड से ही डायरेक्टली हमें NDPFC मिल जाता है। पर जब उन्होंने हमसे यहाँ पर अगली चीज़ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पूछ ली, तो यहाँ से एक चीज़ आप जज कर सकते हो कि यहाँ पर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही गिवन नहीं है, तो इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम नहीं निकालनी होगी अब यहाँ पे। अब फिर कहाँ से निकलेगी, तो जो मैं दूसरे कंपोनेंट्स देख रही हूँ वो एक्सपेंडिचर मेथड से है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो निकलेगी एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड आपका बनाकर देता है आपको GDP-MP, ठीक है, और GDP-MP कैसे निकलता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है GDP-MP निकालने का फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैं ढूंढती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर गिवन है। मुझे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल गया कितने का, 400 का, 400 लिखते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी हमारे पास गिवन है, ये रहा 100 का। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चलो ये देखते हैं ये कहाँ पर है। अब एक चीज़ यहाँ से निकल कर आई कि ग्रॉस तो नहीं, नेट दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है। अब यहाँ से भी हमें एक चीज़ समझ कर चलनी है। देखो, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड होता है। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन में आपको ये कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो उसके अंदर चेंज इन स्टॉक और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, तो वो आपको अलग से यूज़ नहीं करना। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मुझे फिक्स्ड वर्ड के साथ ये कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, इसका मतलब इसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जब मैं यहाँ पे चेंज इन स्टॉक की बात करूँगी तो मुझे यहाँ पे चेंज इन स्टॉक अलग से नहीं लिखना है, ठीक, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, हमारा कंपोनेंट यहाँ पर ग्रॉस है लेकिन यहाँ नेट दे रखा है, तो अगर यहाँ पर आपका ये जो थर्ड कंपोनेंट है ये नेट दे रखा हो तो आप इस GDP-MP को क्या लिख देंगे यहाँ पर, NDP-MP। थोड़ा समराइज कर देती हूँ कि मैंने क्या बताया। जब भी आप एक्सपेंडिचर मैथड से कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम या कोई भी चीज़, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो तीसरा कंपोनेंट है पहले उसे चेक करो कि क्या वो ग्रॉस है या नेट है। अगर वो ग्रॉस है तो कोई दिक्कत नहीं है, GDP-MP ही कैलकुलेट होगा। बट अगर वो नेट से दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर नेट डोमेस्टिक लिखा है, तो यहाँ पर GDP-MP की जगह पे क्या बनेगा, NDP-MP, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करना है कि चाहे वो नेट डोमेस्टिक है चाहे वो ग्रॉस डोमेस्टिक है, फिक्स्ड वर्ड उसके साथ है या नहीं।
क्योंकि अगर फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज इन स्टॉक लिखेंगे, फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो चेंज इन स्टॉक नहीं लिखेंगे, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो मुझे चेंज इन स्टॉक यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। अब मैं डायरेक्टली ये लिखूंगी, ये कितना है हमारे पास 50, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं 10, चलो मिल गया। तो एनडीपी एमपी आता है हमारे पास यहाँ 560, ठीक है, 560 ये आ गया है। पर निकालना तो मुझे एनडीपीएफसी है, डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी निकाल चुके हैं, एनडीपीएफसी निकालना है। एनडीपीएमपी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये तो बिल्कुल सेम है, बस क्या माइनस करना है इसमें से एनआईटी। तो एनडीपीएमपी है 560, एनआईटी अगर हम देखें तो कहाँ है भैया, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाओ तुम, ये रहे इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, तो ये आ गया आपके पास 50, तो ये हो गए आपके 510, तो ये आ गए आपकी डोमेस्टिक इनकम 510। पहला पॉइंट हमारा हो चुका है डोमेस्टिक इनकम वाला। अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम लोग निकालेंगे वही अपने एनडीपीएफसी वाले फॉर्मूले से, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये आप निकाल चुके ऑलरेडी 510। और अब हमें चाहिए यहाँ पर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढें अगर हम, तो यहाँ पर है हमारे पास देखो रेंट और रॉयल्टी है 20 की, ठीक है, और इंटरेस्ट हमारे पास ये रहा 30 का। प्रॉफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो ज़रा डायरेक्टली आपको प्रॉफिट दे रखा है क्या, मुझे तो कहीं पे भी यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दे रखा। तो अगर आपको प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दे रखा होता, अगर डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दे रखा तो 3 चीज़ें ढूंढनी है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा यहाँ पर डिविडेंड है या नहीं है। डिविडेंड ये रहा, बिल्कुल है, डिविडेंड है 22 का, चलो जी। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स ये रहा आपके पास 10। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये भी आपके पास है यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस कंप्लीट हुआ। मिक्स्ड इनकम ढूंढे तो मिक्स्ड इनकम ये रही आपके पास 23, चलो अपना काम तो बन गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं जरा इधर उधर करके, ये इधर का टोटल आपका आ रहा है 110 और इधर है हमारे पास 510, तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपका आ जाएगा 510 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पर पहले आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी थी एक्सपेंडिचर मेथड से, फिर उसके बाद आपने अपना कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाला इनकम मेथड से, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे गए तो 6 नंबर तक आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। अब हमें पता है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कौन से वाले मेथड में आती है, एक्सपेंडिचर मेथड में आती है, तो इसका मतलब वही हमारे लिए बेस बनेगा यहाँ पे। तो जीडीपी एमपी आपको क्वेश्चन में गिवन ही है और फॉर्मूला भी इसी को ही कहता है कि जीडीपी एमपी किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे निकालना ही है, प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है जी। तो जीडीपी एमपी आपको गिवन है यहाँ पे 2500, साथ साथ आप भी सॉल्व करो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 500, ये तो हमें निकालना ही है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग विच मीन्स 200 माइनस 300, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 100। प्लस आप नेट एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें तो नेट एक्सपोर्ट्स भी आपका नेगेटिव दे रखा है विच इज़ माइनस 50। अच्छा, कभी अगर नेट इम्पोर्ट्स दे रखा हो तो उसको भी हम माइनस ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स प्लस होते हैं तो इम्पोर्ट माइनस। तो इसे सॉल्व करके ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है आपका 11,150, ठीक है। तो ये तो ईजी था, 3 नंबर तक आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप आंसर टैली भी कर सकते हैं अपना, 360 आना चाहिए। तो लेकिन आप मुझे जो कैलकुलेशन है प्रॉपर, मतलब कि क्या क्या प्लस और क्या क्या माइनस कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन आप अपना सॉल्व करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आते हैं थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। ये है हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर बेस्ड है।
अब जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर जो क्वेश्चन है उसके लिए पहले फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ एक बार। जीडीपी डिफ्लेटर जिसको आप प्राइस इंडेक्स भी कहते हो, पहली बात तो जीडीपी डिफ्लेटर हो या प्राइस इंडेक्स हो, बात एक ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100, ठीक है। और इसी से आप अपने आप अलग फॉर्मूलाज ही बना सकते हो, जैसे कि अगर रियल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी क्या होगा, नॉमिनल अपॉन में प्राइस इंडेक्स। नॉमिनल जीडीपी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, प्राइस इंडेक्स इनटू में रियल जीडीपी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है सिचुएशन। इफ द रियल जीडीपी इज 400 एंड द नॉमिनल जीडीपी इज 450, कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स। उन्होंने आपसे प्राइस इंडेक्स पूछा है, तो प्राइस इंडेक्स तो यही हो गया आपका। तो नॉमिनल जीडीपी है हमारे पास 450 और रियल जीडीपी है हमारे पास 400, और फिर करेंगे हम इनटू 100। तो लेट्स सी कि कितना प्राइस इंडेक्स हमारा आता है। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने है और यही आ रहा है 112.5, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अब एक और क्वेश्चन। इफ द रियल जीडीपी इज 600 एंड द नॉमिनल जीडीपी इज 125, कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी। ये क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ। इफ द रियल जीडीपी इज 600, ये एज इट इज है, बट नॉमिनल जीडीपी की जगह पर हम यहाँ पे चलो इसको लेट एज्यूम इट एज प्राइस इंडेक्स। आपको प्राइस इंडेक्स दे रखा है 125, कैलकुलेट द नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। क्या चेंज किया मैंने, रियल जीडीपी 600 है, प्राइस इंडेक्स हमारा 125 है, तो अब हमें बताना है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होगा। तो अब आपको पता है कि जो प्राइस इंडेक्स है वो किसके बराबर होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू 100। अब प्राइस इंडेक्स आपके पास 125 है, नॉमिनल जीडीपी आपको कैलकुलेट ही करना है और रियल जीडीपी आपको क्वेश्चन में 600 गिवन है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इनटू में 100 लगाना हमें नहीं भूलना है। अब ये 2 0 से 2 0 तो काटते हुए चलोगे, और अब आप क्या करेंगे, नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई। किसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 125 इंटू 6, 125 इंटू 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 750। तो ये फिलहाल इसका आंसर नहीं है क्योंकि हमने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। कुछ नहीं करना, बेसिक फॉर्मूला याद रखो, जो भी निकालना हो बस उसको आप जो गिवन हो वो पुट कर दो, जो नहीं गिवन है वो आपको अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर आ चुका है कि इफ द नॉमिनल जीडीपी 600, प्राइस इंडेक्स इज 120, कैलकुलेट द जीडीपी। अब यहाँ पर फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। अब क्या गिवन है, प्राइस इंडेक्स गिवन है आपको 120, नॉमिनल जीडीपी है आपके पास 600, और आपको निकालना है अब रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी आप कैसे निकालेंगे, अब आपने क्या करना है, रियल जीडीपी को उधर लेके जाना है, 120 को इधर लेकर आना है, 100 को नहीं भूलना है। जैसे मैं भूल गई अभी, आप नहीं भूलेंगे क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हो जाएंगे पेपर वाले दिन तक, है ना। तो 600 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 100, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका 500। सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने जो आपको ये 10 क्वेश्चंस कराए हैं ये थे हमारे नेशनल इनकम वाले चैप्टर से, बट अभी न्यूमेरिकल्स हमारे और भी हैं जो हम लोग करेंगे कल, और वो होंगे हमारे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से, एज वेल एज गवर्नमेंट बजट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हर चैप्टर से हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स करते हुए चल रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको किसी भी न्यूमेरिकल पोर्शन में दिक्कत ना आए। तो अभी आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, 10 क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं।